आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 1857 1857 का विद्रोह या क्रांति को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रांति। तो सबसे पहले हम क्रांति देखेंगे कि क्रांति क्या होती है। क्रांति बेसिकली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, व्यवस्था में परिवर्तन। व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो शोषणकारी हो। तो कौन सी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था? बेसिकली हम इसको दो टाइप में देखेंगे कि एक सामाजिक व्यवस्था और एक राजनीतिक व्यवस्था। तो जो सामाजिक व्यवस्था होगी और एक राजनीतिक। राजनीतिक व्यवस्था, जैसे राजनीतिक व्यवस्था में निरंकुश शासन है और निरंकुश शासन जो है आपका किसी को राइट दे नहीं रहा है, तो निरंकुश शासन के विरुद्ध एक क्रांति हो सकती है। दूसरा है सामाजिक। समाज में विभेद है, शोषण है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो समाज में विभेद और शोषण को समाप्त करने के लिए, आपका उस व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति होगी। तो क्रांति में हमेशा एक चीज आप देखेंगे, क्रांति के अंदर एक चीज आप हमेशा देखेंगे, वो क्या है कि क्रांति में जो व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन तो होता है, बट उसका जो दृष्टिकोण होता है, व्यवस्था परिवर्तन का जो विजन होता है, वो आपका प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील होता है। क्रांति के अंदर बेसिकली हम ये मानते हैं सामान्यतः कि क्रांति हिंसक होती है, कि क्रांति में वायलेंस होती है। जैसे फ्रांस की क्रांति में हिंसक भीड़ द्वारा बेस्टिल के किले को तोड़ दिया गया था और उसी के साथ क्रांति आरंभ हो गई। तो क्रांति में हम ये मानेंगे कि भी सामान्यतः हिंसा होती है, परंतु ऐसे भी उदाहरण हैं जहां क्रांति में हिंसा नहीं हुई। जैसे इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति, जिसमें आपका जब इंग्लैंड में क्रांति हुई तो वहाँ के जो लॉर्ड्स थे, वहाँ के जो किंग्स थे, वहाँ के जो राजा थे, उसके पास बहुत सारे विशेषाधिकार थे। तो उन्होंने बिना किसी खून खराबे के बहुत सारे अपने राइट्स ब्रिटिश संसद को सौंप दिए। तो हमने उसको कहा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति, यानी कि जिसमें
कोई भी हिंसा नहीं हुई। तो ऐसे एक्सेप्शनल हो सकता है कि यहां आपका क्रांति हो और हिंसा ना हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि विद्रोह क्या होता है। विद्रोह क्या होता है? रिवोल्ट है क्या विद्रोह? रिवोल्ट बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। दूसरी तरफ एक समूह के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तीसरी तरफ आपका किसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है? जो सत्ताधारी हैं, सत्ताधारी के खिलाफ विद्रोह हो सकता है कि सत्ताधारी जो है आपका वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो हो सकता है। परंतु क्रांति में व्यक्तिगत ना हो करके वो व्यवस्था के खिलाफ ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो बेसिकली किसके खिलाफ होगा? उस सिस्टम के खिलाफ। उस सिस्टम के खिलाफ होगा तो यहां व्यक्तिगत हो सकता है या सत्ताधारी के विरुद्ध भी हो सकता है। तो विद्रोह आपका, एक चीज और खास बात है, रिवोल्ट में हमेशा आपको हिंसा नजर आएगी, हिंसा नजर आएगी। तो पहली बात यह है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई 1857 जो है आपका, वो बेसिकली विद्रोह और क्रांति के मध्य आपका वर्णित किया जाता है। कभी क्रांति है, कभी विद्रोह है। तो पहले हमें यह पता हो कि विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होती है। तो दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, अब हम देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट था, या क्रांति भी कई बार कहा गया है, तो सामान्यतः है आप देखेंगे कि या विद्रोह या क्रांति, कई जगह विद्रोह है, कई जगह क्रांति कही गई है। वो उसका रीजन क्या था? कोई भी विद्रोह या क्रांति की एक खासियत होती है, वो एकाएक तो होती नहीं है, एकाएक तो वो होगी नहीं। जब एकाएक नहीं होगी तो वो एक लंबी अवधि में हुई होगी। तो जब वो लंबी अवधि में हुई है तो उसके रीजन भी आपका तब से ही पनप रहे होंगे। भारत में अगर हम देखें तो बक्सर की लड़ाई, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, इस दौरान कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना प्रभाव स्थापित कर लेती है। और यहीं से कंपनी का जो शोषण था वो बहुत तेजी से आरंभ होता है। बक्सर की लड़ाई के द्वारा हम देखते हैं कि जो मुगल बादशाह हैं, मुगल शासक, बंगाल, बंगाल के जो शासक हैं, बंगाल का जो शासक है और जो अवध के शासक हैं, वो कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी कि यहीं से अगर सही ढंग से देखा जाए तो अंग्रेजी विजय आरंभ हो जाती है। अब यह निश्चित हो जाता है कि आने वाले समय में भारत जो है ब्रिटेन का जो है आपका गुलाम बनेगा, ब्रिटेन के अधीन आएगा। बट ब्रिटेन ने डायरेक्ट उसको अधीन नहीं लिया।
ब्रिटेन ने कंपनी एस्टेब्लिश करके भारत को अपने अधीन लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, इनकी हार के बाद वो कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद। और यहीं से आपका लूट आरंभ होती है। अब कंपनी भारत को क्या चाहती है कि भारत की विजय कर ली जाए, कि भारत को जो है जीत लिया जाए। अब भारत को जो है जीता जाए, कैसे जीता जाए? सबसे मेन चीज़ ये है कि भी भारत की जो विजय है वो किस तरह से हो। भारत विजय कैसे हो, उसके लिए कंपनी को रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, जैसे सेना चाहिए, सेना के साथ साथ प्रशासन चाहिए। तो सेना है, सेना के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो सारी चीज़ें कंपनी को चाहिए, और वो सारी चीज़ें रेवेन्यू से ही आएंगी। तो रेवेन्यू जनरेट कैसे हो, तो उसके लिए कंपनी प्रयास करती है, और उस दौरान वो देखती है कि भाई भारत में सबसे आसान चीज़ क्या है जिसको कंट्रोल करके हम जो है आपका बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी संदर्भ में वो देखती है कि भारत में जो है आपका भूमि एक ऐसा साधन है जिसको कंट्रोल करके हम एक बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इस दिशा में वारेन हेस्टिंग्स आपका प्रयास करते हैं, और वारेन हेस्टिंग्स जब प्रयास करते हैं तो वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी अपनाते हैं, एंड एरर का सिद्धांत अपनाते हैं। कभी भूमि को 1 साल के पट्टे पर दे दिया जाता है, कभी भूमि को 5 साल के पट्टे पर दे दिया जाता है, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि एक फिक्स रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट हो जाए। परंतु कुछ समय के लिए भूमि को पट्टे पर देने से करप्शन पैदा हो जाता है, कंपनी की रेवेन्यू नहीं बढ़ती। हालांकि कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनकी रेवेन्यू जरूर बढ़ जाती है भ्रष्टाचार से। इस दौरान क्या होता है कि कंपनी को फिक्स रेवेन्यू चाहिए, और इसी संदर्भ में आप देखेंगे आपका कंपनी 1793 में बंगाल में आपका क्या करती है, बंगाल में आपका कंपनी करती है आपका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है? बंगाल में इंट्रोड्यूस होता है। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ आप समझ ही गए, मैंने बता दिया पहले। 1793 में इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि भूमि का जो मालिक है आपका किसको बना दिया गया? जमींदार को बना दिया गया। क्यों, क्या रीजन था जमींदार को भूमि का मालिक बनाने का? तो आप देखेंगे इस व्यवस्था के समय आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सर जॉन शोर हैं और सर ग्रांट हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और सर ग्रांट, ये तीनों को जिम्मेवारी दी जाती है कि भारत में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो व्यवस्था होगी उसमें आपका उसका मालिक कौन होगा, किसके हाथ में ज़्यादा अधिकार सौंपे जाएं। चूंकि तीनों आपका इंग्लैंड से हैं, और इंग्लैंड में लॉर्ड सिस्टम था। लॉर्ड सिस्टम का मतलब आपका जो जमींदार होते थे उनको लॉर्ड बोला जाता था। जो बड़े बड़े आपका पूंजीपति कहेंगे जिसके पास बड़ी भूमि होती थी, वो लॉर्ड क्या करते थे? बड़ी बड़ी भूमि पर खेती करते थे। इसलिए इनको अपनी व्यवस्था का पता था
कि वहाँ व्यवस्था कैसी है, और इंग्लैंड की व्यवस्था को भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया। कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, उस व्यवस्था को जो समझ थी उसको अप्लाई कर दिया भारत में। अब इंग्लैंड की व्यवस्था भारत में कैसे आपका पॉसिबल है कि वो कामयाब हो जाए? इंग्लैंड का समाज अलग है, भारत का समाज अलग है, परंतु उसके बावजूद भी आपका जमींदारी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जब इंट्रोड्यूस किया गया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोड्यूस करते समय कहा गया कि कंपनी का जो उद्देश्य है छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक करके आपका क्या करना है, जो छोटे छोटे खेत होंगे, मान लीजिए कि एक खेत ये है, कि ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, छोटे छोटे खेतों को हम क्या करेंगे, सबको इनको हटा करके एक कर देंगे, एक कर देंगे, और उसका मालिक जमींदार को बना देंगे। यदि जमींदार के पास ज्यादा भूमि होगी तो वो क्या करेगा, उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है उसके पास आय भी ज्यादा होगी, और वो आय का जो वितरण होगा वो कंपनी के पास भी ज्यादा आएगा, जमींदार के पास भी ज्यादा जाएगा, और किसान के पास भी ज्यादा जाएगा। इस आय से जो आय जनरेट हो रही है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? सबसे पहले लाभान्वित है कंपनी, कि कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। दूसरा लाभांश जो है सबसे ज्यादा मिलेगा जमींदार को, और तीसरा मिलेगा किसान को। और जब इन सबके पास पैसा आएगा तो कंपनी तो भारत में क्या करेगी, कंपनी भारत में क्या करेगी? इस आय से जो आय आएगी, कंपनी भारत में ज्यादा कल्याणकारी कार्य करेगी। और जमींदार और किसान के पास जब पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज की मांग करेंगे। जब दूसरी चीज की मांग होगी तो नेचुरल सी बात है कि अर्थव्यवस्था का जो सर्कुलर है, जो पहिया है, वो घूमेगा। वो किसी दूसरे के पास जाएंगे मांग करने के लिए, कुछ चीज खरीदेंगे। हमने किसी ए से, आपको जमींदार ने किसी से आपका टेबल खरीदी तो टेबल वाले के पास पैसा गया, टेबल वाले ने फैन खरीदा, उसके पास पैसा गया। तो यानी कि सर्कुलेशन होगा इकोनॉमी में, और आपका अर्थव्यवस्था विकसित होगी, और हमारा समाज जो है आपका विकसित हो जाएगा। बट हुआ उल्टा। कंपनी को केवल अपनी आय फिक्स करनी थी, उसका उद्देश्य मैंने बता दिया क्या था। दूसरी तरफ जो पुराने जमींदार थे, जो कि किसानों के साथ थोड़े बहुत हमदर्दी रखते थे, उनको आपका क्या कह दिया गया, एक क्लोज लाया गया, सनसेट क्लोज। परमानेंट सेटल एक्ट में 1793 में एक एक्ट लाया गया जिसको क्या कहा गया, सनसेट क्लोज, कि एक निश्चित तिथि तक इन जमींदारों को, जो पुराने जमींदार हैं, आपको क्या करना होगा, रेवेन्यू देनी होगी। किसको? कंपनी को। अगर वो असफल होते हैं तो इनकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी और नए जिम्मेदार पैदा कर दिए जाएंगे। इसमें मैक्सिमम लोग फैल हुए और एक नए जमींदार आए जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं था। उन जमींदारों को क्या बोला गया? शहर में बैठे हुए जमींदार, दूरस्थ जमींदार। उनका खेती से सिर्फ इतना वास्ता था कि उनको बेनिफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। उन्होंने अपने नीचे कुछ लाभ कमा करके वही जमींदारी किसी और को दे दी। तो इस तरह से एक चेन बन गई और अंततोगत्वा सर्वाधिक शोषण किसका हुआ? किसान का। तो किसान इस व्यवस्था के कारण गुस्से में था, बट किसान बिखरा हुआ था, संगठित नहीं था, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि उस व्यवस्था के खिलाफ वो खड़ा हो जाए। उसके साथ साथ दूसरा एक चीज और भी थी, दूसरी चीज एक और भी थी उसके साथ में, वो ये थी
कि वो खड़ा तो नहीं हो सकता था, उसके साथ साथ में उसके पास पावर भी नहीं थी कि उसके खिलाफ वो विद्रोह कर दे, वो संगठित भी नहीं था वो विद्रोह कर दे, तो इस कारण विद्रोह हो नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसका शोषण हो रहा है तो धीरे धीरे छोटे मोटे विद्रोह हैं, बट वो स्थानीय स्तर पर हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था के बाद आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको इंट्रोड्यूस होती है। प्रयोग के तौर पर आपका प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था मद्रास में लाई जाती है, तमिलनाडु की तरफ लाई जाती है 12 महल जिले में। तो ये 12 महल में 1792 में दक्षिण भारत में इंट्रोड्यूस की जाती है। और इसमें भूमि का जो मालिक है, जो भू मालिक है, वो किसको बनाया जाता है? किसान को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? यही व्यवस्था यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस नहीं की गई, जमींदारी व्यवस्था? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेज एक उद्देश्य में तो कामयाब हो रहे थे। पहला उद्देश्य उनका ये था कि उनको फिक्स रेवेन्यू मिल गई, और दूसरा उद्देश्य ये था कि उनको एक ऐसा वर्ग मिल गया कि जब भी विद्रोह होगा तो वो अंग्रेजों को बचाने का काम करेगा, जमींदार, क्योंकि उनका लाभ अंग्रेजों के होने से ही था। अब यहां यह व्यवस्था इसलिए लागू नहीं की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दौरान ही आपका परमानेंट सेटलमेंट नहीं लाया गया, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में लंबे समय में कंपनी घाटे में जा रही थी। जब एक बार रेवेन्यू फिक्स कर दिया तो वो आज़ादी के बाद तक 54 तक जब ये बना रहा, तो वही रेवेन्यू जो आपका 1793 में फिक्स किया गया था, ये आज़ादी के बाद तक बना रहा। यानी कि लंबे समय में जब उत्पादन बढ़ेगा तो उतनी रेवेन्यू किसके पास नहीं आएगी? कंपनी के पास नहीं आएगी, और अंततोगत्वा सर्वाधिक लाभ में कौन होगा? जमींदार। बट रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह किया गया कि किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया। भारत में खेती की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास आज भी सिंचाई के उत्तम साधन नहीं है। हमारी खेती आज भी मानसून का जुआ है, और भारत में हर तीसरे साल लगभग कहीं ना कहीं सूखा पड़ा रहता है, और 5 साल बाद लगभग कहीं ना कहीं अकाल आ जाता है। तो आज जब हम खेती को मानसून का जुआ कहते हैं तो उसमें क्या हालत होगी? जब आधारभूत ढांचा बिल्कुल विकसित नहीं था, तो उस समय स्थिति और बदतर थी। तो ऐसी स्थिति में किसान को भूमि का मालिक बनाया क्यों? वो रेवेन्यू कहां से देगा, लगान कहां से देगा, जब उसके पास प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि का मालिक था किसान को बनाया गया, और भूमि को क्या किया गया? खरीद बेच का जो है साधन बना दिया गया कि भूमि को खरीद सकते हो, बेच सकते हो और गिरवी रख सकते हो। भूमि को क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो, बेच सकते हो और गिरवी रख सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट कर ही लोगे। जब भी अकाल पड़ता, मैंने अभी बताया सूखा या अकाल भारत में लगातार पड़ते रहते थे, तो जब भी सूखा या अकाल पड़ता तो क्या होता? किसान भूमि को बेचने की स्थिति में तो नहीं रहता, क्योंकि भूमि से लगाव ज्यादा था। आज की तरह नहीं था कि भाई लगाव नहीं है कि तुरंत बेच देंगे। आज तो भूमि बेचने में हम टाइम लगाते ही नहीं है। भूमि से हमारा लगाव कम हो गया, और दूसरा क्या? सामाजिक दबाव कम हो गया। पहले सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा था, और हमारी प्रतिष्ठा भूमि से जुड़ी हुई थी, खेती की भूमि से खास करके। तो अब जो है आपका वो गिरवी रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, गिरवी वो इसलिए भी रखेगा कि प्रोडक्शन किसी न किसी साल तो हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं कि जब लागू हुई व्यवस्था तभी अकाल आ गया, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हुआ ही है। बट अंग्रेजों ने लगान की जो दर थी
वो अधिकतम लगा दी, लगभग आधा लगान जितना उत्पादन होता था 50% आपका कौन ले गया? कंपनी ले गई। तो जब लगभग आधा लगान आप ले गए, किसान के पास तो केवल जीवन निर्वाह के लिए बचा, उसके पास बचत नहीं हुई। और जब आपके पास बचत नहीं होगी तो आप हैंड टू माउथ होंगे कि जो पैदा हो रहा है उसी में काम चलाइए, और पैदा नहीं हुआ तो आपके पास बचत नहीं है। और जब बचत नहीं है तो आप मजबूर हैं भूमि को गिरवी रखने को। और जब भूमि गिरवी रखेंगे तो आप किसके पास गिरवी रखेंगे? कंपनी तो लेगी नहीं, कंपनी को तो कैश चाहिए, लगान चाहिए। अब यहां से जो पैदा हुए, इस व्यवस्था से वहां से जमींदार पैदा हुए और यहां से पैदा हुए साहूकार, जिन्होंने भूमि को ले लिया और पैसा दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि आदमी, मैक्सिमम जो लोग थे, जो भूमि को आपका क्या कर रहे थे, जो पट्टे पर आपका गिरवी रख रहे थे, वो अनपढ़ थे। फारसी भाषा उनको समझ में आती नहीं थी, अधिकतर लेख फारसी भाषा में लिखे जाते थे। तो साहूकार उनसे कुछ के कुछ पर साइन करवा लेता था। यानी कि एक बार आपने भूमि गिरवी रख दी तो वो छूटेगी नहीं। आप जो है परमानेंट गिरवी रखाए और उम्र भर आप जो है अपना पैसा देते रहिए, भूमि नहीं छूटेगी। तो फिर किसान का शोषण हुआ। यहां भी छिटपुट विद्रोह उभर करके आते हैं। वहीं आगे चल करके आप देखेंगे कि उत्तर भारत में खास करके जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में महालवाड़ी सिस्टम लागू किया गया। महाल का अगर हम देखेंगे यानी कि ग्राम, यानी कि यह व्यवस्था पूरे ग्रामीण स्तर पर लागू की गई, पूरे ग्रामीण स्तर पर लागू की गई, पूरे ग्रामीण स्तर पर लागू हो गई। और आप देखेंगे 1822 में एक रेगुलेशन आता है और इसको कानूनी रूप दिया जाता है अधिनियम 7 द्वारा, रेगुलेशन 7 द्वारा। क्यों है? फिर क्या किया? हाँ बता भाई, क्यों बोल रहा था?